हेलो जी, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एंड इस बार के वीकली बाजार टॉक में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का। हो सकता है आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, हो सकता है आप ट्रेडर हो। आप लोगों के लिए वीडियो है नहीं। दिस इज अ वीडियो मेंट फॉर, और रादर 100% मेंट फॉर फिनेंस स्टूडेंट, है ना। जो भी फिनेंस के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए वीडियो है। वीकली बाजार टॉक में कंपनीज के ऊपर हम लोगों ने कभी ऐसा ज़्यादा डिस्कशन करा नहीं कि एक सिंगल कंपनी पकड़ के उस पर डीप डाइव करा है। तो वी वांट टू डू दैट। एंड इसमें एक चीज़ है जो आपको समझनी है। मैं यहाँ पर, है ना, आपके सामने फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूँ। आई एम हियर टू हेल्प यू बिल्डिंग योर ओन माइंडसेट अबाउट रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर कंपनी। हम लोग यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर ना सिर्फ डॉक्टर लाल पैथ लैब के बिजनेस का इंट्रो लेने वाले हैं, बल्कि हम सेक्टर समझने वाले हैं। हम पूरा का पूरा बिजनेस का मॉडल समझने वाले हैं। और इससे ज्यादा, इन सब के अंदर ये बिजनेस, ये पर्टिकुलर कंपनी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, वो हम समझने वाले। उन चैलेंजेस के जो अलग अलग ऑप्शन हैं, वो ऑप्शंस कंपनी के सामने क्या क्या है, हम वो चीज समझेंगे। आप अगर कंपनी के सामने होते, आप कंपनी के कर्ता धर्ता होते, तो आप इस ऑप्शन, किस ऑप्शन के साथ जाते, आप वो समझेंगे। उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। हम, है ना, इसमें पर्टिकुलर वीडियो में एक पोर्शन ऐसा लेके आएंगे जब हम स्क्रीनर के थ्रू, है ना, एक क्विक 10 मिनट एनालिसिस करेंगे अबाउट अ बिजनेस। तो मैं आपको ये पूरा प्रॉपर स्क्रीनर के थ्रू भी ये बिजनेस को रन थ्रू करके बताऊंगा। वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, आप 1.5 2x पे देख लो, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वीडियो के एंड में, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, not only you will be well aware about the business of diagnostics, business in which Dr. Lalpath is, but you will also understand the mindset behind running a business, a mindset behind fighting a big challenge, overcoming from a big challenge, and moreover, a overall and a holistic mindset on how to research or how to analyze a particular company, how to conduct financial analysis on a particular business, how to create your, or how to rather develop your own opinion on any particular business, right? तो आप कोशिश कीजिए कि आप पेन पेपर लेके बैठे, एंड हम बिना किसी देरी के समझते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज डायग्नोस्टिक्स? मेरी बात समझना। तो ये हमारा एक कैरेक्टर है। हमारे कैरेक्टर का नाम रख देते हैं लाला। तो लाला, ऐसे तो लाला है, सॉरी, लाला का सिर ही उड़ा दिया अपन ने। लाला ऐसे तो लाला है, लेकिन काफी टाइम से, है ना, लाला को कुछ चक्कर जैसे आ रहे हैं। और दिन में लाला को चांद सितारे कभी कभी दिख जाते हैं। और एक दिन तो ये हुआ कि लाला साइकिल पे घर जा रहा था, घर जाते जाते रास्ते में गिर गया। तो लाला कहाँ जाता है? लाला जाता है डॉक्टर के पास। लाला जाता है रेड क्रॉस। यहां पर उसको मिलता है एक डॉक्टर। लाला डॉक्टर को बोलता है कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है। बोले कैसे खराब? बोले बार बार चक्कर आते हैं। तो बोले पानी पिया करो, नहीं आएंगे? तो बोले नहीं, मैं काम ही पानी बेचने का करता हूँ, पानी की बोतलें खरीदता बेचता हूँ, दिन भर पीता रहता हूँ, फिर भी चक्कर आते हैं। तो बोले अच्छा। क्या डॉक्टर इस समय कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो लाला को बोलता है, लाला एक काम कर, तू, है ना, एक लैबोरेटरी में जा, एक लैब में जा, और इस लैब में जाके ABCDE टेस्ट्स करवा। तो लाला क्या करता है? लाला फिर दौड़ा 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 लैब तक पहुंचता है ना। और लैब वाले क्या करते हैं? लैब वाले लाला का खून निकाल लेते हैं, और खून निकाल के ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके रिजल्ट्स दे देते हैं। वो रिजल्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अब, क्या लाला को एग्जैक्ट दवाई लिख पाता है? ये डायग्नोस्टिक होता है। इसको बोलते हैं, डॉक्टर ने जो परफॉर्म करा वो था डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, दैट इज
टू चेक व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, उसने स्पेलिंग गलत लिखी है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब अपने को ये समझना पड़ेगा क्या ये क्यूरेटिव है या प्रिवेंटिव है। डायग्नोस्टिक्स है क्या? डायग्नोस्टिक्स इज क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। इट इज प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव नहीं है ना। क्यूरेटिव में तो बॉटलें चढ़ जाएंगी। क्यूरेटिव मतलब अब हो चुकी है चीज, उसको ठीक करना है, वैसा नहीं है। इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। तो प्रिवेंटिव इन नेचर होने के कारण अब क्या ज्यादा से ज्यादा लोग ऑटोमेटिकली रूटीन में लेके आ रहे हैं क्या कि नहीं यार हम 6 महीने में एक बार जनरल चेकअप तो करा ही लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपए लगते हैं लेकिन वो चेकअप हो जाता है, एक बार की छुट्टी हो जाती है। जैसा बोलते हैं 2030 तक इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा ना, दैट इज 28% ऑफ इंडिया डिजीज बर्डन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब सर्दी खांसी के अलावा जो दूसरी डिजीजेज है ना, जैसे थायराइड, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ये सब डिजीजेज हैं तो इनको डायग्नोस करने के लिए क्या आपको टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी? मैं ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल होगी। तो टेस्टिंग यहां पर लीड करेगी मेरे भाई, फॉलो नहीं करेगी। पहले टेस्टिंग होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ये चीज सब लोगों को क्लियर है। तो ये डिमांड कहां से आ रही है आपको ये समझना पड़ेगा। आज के टाइम जो ये ब्लड टेस्टिंग कंपनीज हैं, जो ये डायग्नोस्टिक्स बिजनेसेस हैं, ये सारे के सारे अब नॉन साइक्लिकल इन नेचर है। गया वो जमाना जब हॉस्पिटल को साइक्लिकल स्टॉक्स की कैटेगरी के अंदर, साइक्लिकल सेक्टर की कैटेगरी के अंदर काउंट करा जाता था। आज जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, क्या रूटीन टेस्टिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्रॉनिकल इलनेस बढ़ती जाएगी, डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, समझना बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्या कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिसके अंदर आपको टेस्ट वंस इन अ ईयर रिएम्बर्सेबल होते हैं। कॉर्पोरेट्स आजकल टेस्ट रिएम्बर्सेबल करते हैं, है ना। कॉर्पोरेट रिएम्बर्सेबल मतलब आप जाके टेस्ट कराओ, कंपनी में जमा करो, कंपनी आपको पैसा वापस करेगी टेस्ट का। तो पीपल फील मोर मोटिवेटेड टू गो। अपना पैसा लगता है ना तो आदमी जाता नहीं है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे अमेरिका के अंदर आप कब लास्ट टाइम डेंटिस्ट क्या गए विदाउट एनी रीजन? इंडिया में कहाँ कोई जाता है डेंटिस्ट के? आदमी जब तक दांत पे हाथ नहीं आ जाए तब तक आदमी डेंटिस्ट की सोचता भी नहीं है। लोगों का तेल लगा लगा के ठरकाते रहते हैं चीजों को आगे। मेरी बात समझ, यही होता है हिंदुस्तान में। तो क्यों जाना जबरदस्ती खर्चा करने, सब सही तो चल रहा है। यूएस के अंदर अगर आपने डेंटिस्ट की विजिट मिस करी तो क्या आपका अगला हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा क्या? बढ़ के आएगा भाई 3 साल तक। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो वहां पर क्या कंपल्शन होता है? अपने यहां पर भी क्या कंपल्शन होना चाहिए इंश्योरेंस पे? बिल्कुल होना चाहिए। पॉपुलेशन का स्प्लिट अगर आप देखोगे तो इस समय इंडिया की जो मीडियन एज है वो 28 है भाई। मेजोरिटी का जो बकेट आ रहा है वो 0 to 25 एंड 26 to 50 में आ रहा है। जब ये बकेट ऊपर खसक के यहां पर आएगा ना, समझना, तब क्या टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा। और यहां पर क्या अब तो गेम यही हो रहे हैं। वेरी यंग एज पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक्स दीज डेज, इट इज वेरी कॉमन। तो डेफिनेटली इट इज नॉन साइक्लिकल। वाई लोग क्या बीमार पड़ेंगे? भले ही मार्केट बूम हो, मार्केट बस्ट हो, लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या डॉक्टर्स को अपना कंक्लूजन लिखने के पहले टेस्ट कराना पड़ेगा? टेस्ट कराना पड़ेगा तो क्या डायग्नोस्टिक्स को यूज होगा? होगा। डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा तो रिकवरी नहीं होगी। अब इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कहीं भी जीडीपी का कोई कंसर्न है क्या किसी को भी? कोई स्कैम का कोई कंसर्न है क्या किसी को भी? सोचने वाली बात है। मेरी बात समझना। तो ये डायग्नोसिस जो है ये कहां से आ रहा है? एक तो डॉक्टर लिख रहे हैं, दूसरा क्या लोग भी अपनी क्यूरोसिटी से जा रहे हैं कि अपने आप ही हल्का सा हार्ट में दर्द खुद ही जा रहा है आदमी। दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है। प्लीज अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्या है पता है, आपको ये समझना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को एक पुश दे सकती है। अब यहां पर क्या होता है डायग्नोसिस में, पैथोलॉजी में बहुत कुछ है ना, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है ना। ट्रस्ट बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। द रीजन इज द इंटायर बिजनेस इज कमोडिटाइज, इस पे बात करते हैं अपन आगे। तो यहां पर जो ट्रस्ट है ना वो मोट के जैसा काम करता है कि नहीं मैं तो डॉक्टर लाल पैथ ही जाऊंगा भले ही कुछ भी हो जाए।
अब वो ट्रस्ट कैसे काम करता है, या तो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स का नेटवर्क हो, कि आपने डॉक्टर्स का नेटवर्क बना के रखा हुआ है, डॉक्टर चिट्ठी लिखता है, आदमी चला जाता है, या फिर कस्टमर का रिकॉग्निशन हो उतना स्ट्रांग, है ना। तो अपन अगर थोड़ा सा दूसरे प्लेयर्स को भी देखें, तो ये जो डायग्नोसिस इंडस्ट्री है ना, इसका स्प्लिट बड़ा ज्योग्राफिकल इन नेचर है। मतलब जो एक लोकल सिटी, लोकल रीजन, लोकल स्टेट के अंदर है, वहीं तक सीमित है। जैसे एजिलस करके एसआरएल है ना, रैनबेक्सी, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ के अंदर 33% रेवेन्यू नॉर्थ से आ रहा है, कंसंट्रेटेड है पूरा का पूरा, है ना। डॉक्टर लाल पैथलिप देखोगे तो 62% रेवेन्यू नॉर्थ से आ रहा है। मेट्रोपोलिस देखोगे तो बॉम्बे, पुणे में, नागपुर में ज्यादा मेट्रोपोलिस चलता है, वेस्ट 51% रेवेन्यू वेस्ट से आ रहा है। विजय डायग्नोस्टिक 95% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम साउथ, स्पेशली कर्नाटका, तमिलनाडु। सुरक्षा डायग्नोस्टिक 100% कमिंग फ्रॉम ईस्ट। मेघालय गवर्नमेंट के साथ टाइप करें डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाने के लिए जगह जगह, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पेनिट्रेटेड है। आप देख रहे हो बहुत अलग अलग मार्केट है इसके, है ना, बहुत अलग अलग मार्केट है ना। द रीजन ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस जैसा बना हुआ है ना, उसके हिसाब से थोड़ा समझ लो। हर डायग्नोस्टिक चेन की, एक बड़ी डायग्नोस्टिक चेन की, अपन तो डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हीं की बात करूंगा। उनका है ना बिजनेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। इनके अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स हैं, वहां पर कस्टमर अपने आप वॉक इन करता है, नंबर एक। नंबर दो, ये अलग अलग हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स से, है ना, और फ्रेंचाइज लैब से पिकअप करते हैं, पिकअप पॉइंट्स इनने बना रखे हैं। तो या तो पेशेंट सर्विस सेंटर से कलेक्शन होता है ब्लड का, स्टूल का, यूरिन का, या फिर पिकअप पॉइंट से होता है। और ये सब कहाँ जाता है, ये सब एक क्लिनिकल लैब्स में जाता है, एक टेस्टिंग लैब्स में जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा इसके बिजनेसेस जो है वो अलग अलग लेवल पे फ्रेगमेंटेड है। ये जो है ये पिकअप पॉइंट है, पिकअप पॉइंट मतलब हॉस्पिटल में लाल पैथ लैब ने एक काउंटर डाल रखा है, किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे लाल पैथ का एक काउंटर, एक बंदा बैठा हुआ है, एक टेक्नीशियन बैठा हुआ है। एक गुप्ता जी फार्मेसी लैब चलाते थे, पैथोलॉजी लैब चलाते थे, उन्होंने डॉक्टर लाल पैथ की फ्रेंचाइज ले ली, तो वो लैब्स है। दूसरा है पेशेंट सर्विस सेंटर्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के ही ओन्ड है, लेकिन ये पेशेंट्स के लिए है, यहाँ B2B काम नहीं होता है, और ये भी सिर्फ कलेक्शन सेंटर्स है। और फिर एक लैब्स है जहां पर कलेक्शन भी होती है और टेस्टिंग भी होती है। तो क्या होता है, सब जगहों से सैंपल यहां पर आते हैं, यहां पर कस्टमर भी वॉक इन कर जाता है, और जो होम कलेक्शन है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फोन होम कलेक्शन की लीड्स कहाँ कहाँ से मिलती है कंपनी को, कॉल सेंटर से मिल जाती है, फ्रेंचाइज से मिल जाती है, वेब एग्रीगेटर्स मतलब फोन पे के ऊपर आप आजकल बुक कर सकते हो, टाटा 1mg, ऑल दीज प्रोग्राम्स, राइट। अब ये जाता है सब क्लिनिकल लैब्स के अंदर। क्लिनिकल लैब्स के अंदर, और ये बहुत छोटी छोटी लैब्स होती है, क्लिनिकल लैब मतलब कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं, कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, हो जाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो क्लिनिकल लैब के अंदर नहीं हो रही है, जैसे शुगर, डायबिटीज, ये सब चीजें क्लिनिकल लैब में हो जाती है ना। थायराइड हो सकता है क्लिनिकल लैब में हो जाए, बट डॉक्टर ने लिख दिया ट्रोपोनिन की जांच करिए, कि ब्लड में ट्रोपोनिन कितना है। ट्रोपोनिन इज अ केमिकल जो रिलीज होता है आपकी बॉडी में जब हार्ट अटैक आता है आदमी, समझना। तो ट्रोपोनिन की जांच करने के लिए क्लिनिकल लैब के पास कंपेटेंसी नहीं है, तो क्या करेगा, वो रीजनल लैब्स में भेजेगा। अगर यहां पर नहीं है तो वो नेशनल रेफरेंस लैब्स में भेजेगा। इस समय डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की सिर्फ 4 नेशनल रेफरेंस लैब्स हैं, समझना मेरी बात। दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा और हैदराबाद, 4 मेट्रो सिटीज। और आज भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ डॉक्टर लाल पैथ की इन 4 लेबोरेटरीज पे हो सकते हैं, और कहीं नहीं हो सकते। आई एम नॉट किडिंग, वी हैव रिसर्च्ड इट। वी आर वी हम लोग स्पेसिफिक, मैं आप टेस्ट के नाम आपको लिखवा दूंगा तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा ना।
मेरी बात समझना, उससे नॉलेज, वो नॉलेज नहीं लेना ना अपने को, हम्माल थोड़ा ना बनना हो तो एआई निकाल के दे देगा तेरे को तो माइंडसेट बनाना है भाई। बात समझ जरा थोड़ी, ठीक है? तो आपको ये समझना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि क्या आज भी एक आम आदमी से बहुत दूर हैं क्या टेस्टिंग सेंटर्स? आज भी क्या ऐसा हो रहा है कि टेस्टिंग सेंटर्स 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर है? छोटी-छोटी जाँचों के लिए आदमी को दूर साइकिल दौड़ानी पड़ रही है ना? कलेक्शन नेटवर्क अगर आप देखोगे तो 4 ही बड़ी रेफरेंस लैब्स हैं, बाकी सब तो छोटे-छोटे लैब्स हैं यार। नॉर्थ के अंदर बड़ा प्रेज़ेंस है, महाराष्ट्र के अंदर बड़ा प्रेज़ेंस है ना? साउथ के अंदर धीरे-धीरे प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं, वेस्ट के अंदर धीरे-धीरे प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं, सेंटर के अंदर धीरे-धीरे प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं। ठीक। क्या बात है सर, आपने तो पॉलिटिकल मैप को फिजिकल मैप में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। चेन ऑपरेट कैसे होती है? लोकल लैब रूटीन टेस्ट करती है, कैपेसिटी अगर कम पड़ जाती है, शॉर्ट पड़ जाती है, तो जो सैंपल्स है वो रीजनल हब पे जाते हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो नेशनल रेफरेंस लैब को एस्केलेट करा जाता है। मतलब हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। एक जगह टेस्टिंग हो रही है, बाकी सब जगहों से, अलग-अलग जगहों से कलेक्शन किए जा रहे हैं। तो इससे केपेक्स लिमिटेड है, लिमिटेड केपेक्स से ज़्यादा अर्निंग हो पा रही है। 3 तरह की डायग्नोस्टिक लैब्स चलती हैं। एक पैथोलॉजी होती है। पैथोलॉजी मतलब जहाँ पर ब्लड, यूरिन, स्टूल, बायोप्सी जैसे टेस्ट्स होते हैं। फिर एक होता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी बोले तो जहाँ पर इमेजिंग होती है। इमेजिंग बोले 2D इको, एक्स-रे, यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी, और इंटीग्रेटेड में तीन दोनों एक साथ मिलती है ना? अब यहाँ पर एक पॉइंट आप देखो कि जो मैंने बोला था ना आपको कमोडिटाइज्ड आ गया वो। यहाँ पर है ना, मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, जो मेरे मार्जिन्स हैं, वो मेरी ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पर प्राइस बढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है। काहे के लिए प्राइस बढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है? थोड़ा ज़रा सोचो, अगर डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख के दिया है आपको कि आपको शुगर का टेस्ट करना है ना? ये आपको आरबीसी, रेड ब्लड सेल का टेस्ट करना है। तो आपको क्या चाहिए? एक कागज के ऊपर नीचे सील साइन होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, ऊपर नाम कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तू लैब ए से करा, लैब बी से करा। क्या दोनों जगहों से टेस्ट सेम आएँगे, सेम रिपोर्ट आएँगी? बिल्कुल सेम रिपोर्ट आएँगी। इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत कमोडिटाइज़्ड है ना, ना इसका कोई आईपी है, ना कोई यूनिकनेस है। तो अनलेस अगर डॉक्टर इंसिस्ट ना कर दे कि नहीं-नहीं विकास वाले के यहाँ से ही टेस्ट कराना, तो पेशेंट तो सबसे लोएस्ट प्राइस ही चुनता है। मेरी बात समझना। और इसके अंदर अगर सोने पे सुहागा करो, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड लैब्स हैं छोटी-छोटी, रितेश, रोहन, रोहित, इस तरीके की जो पैथोलॉजी लैब्स हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी, एक-एक सिंगल-सिंगल डॉक्टर चला रहे हैं, है ना? एमडी पैथोलॉजी करके। ये सब तो सिर्फ प्राइस के दम पे ही खेल रहे हैं। वही तो एक डिफरेंशिएटर है। चलो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छी, यूनिक टेस्टिंग से अपना प्राइस बढ़ा सकता है। बट एक्चुअली में जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो बड़ी कमोडिटाइज्ड है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ टेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, बट रेवेन्यू पर पेशेंट नहीं बढ़ पा रहा है, वो कंसिस्टेंट है ना? ये पूरी इंडस्ट्री का ही है भाई। डॉक्टर लाल पैथ, थायरोकेयर, सुरक्षा, विजया, कृष्णा, एजिलस और मेट्रोपोलिस, सबका मिक्स करके इट इज इंडस्ट्री वाइड डेटा। समझना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फैक्ट कि यहां पर कंपनी ज्यादा प्राइसिंग चार्ज नहीं कर पाएंगी कभी भी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में डॉक्टर लाल पैथलैब मार्केट लीडर बन के निकल रहा है यहां पर। समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको है ना स्क्रीनर पे लेके चलता हूं, और हम है ना एक बार ये कोशिश करते हैं समझने की कि स्क्रीनर पे किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करा जा सकता है। ठीक है? सर आजकल तो एआई आ गया है, तो हमें एनालाइज करने की क्या जरूरत है? डेफिनेटली आपको एआई की मदद लेना चाहिए, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मुझे अब कुछ भी नहीं सीखना है ना, और मेरा सारा काम एआई करेगा, तो बेटा फिर तो जाओ और पोगो देखो, मस्ती करो अपने जीवन की। कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना? सब चकाचक चल रहा है अपने जीवन में, है ना बेटा? तो आ जाओ आप फटाफट। ये बताइए आप
कि क्या आपको ये स्क्रीन दिख पा रही है जी? बिल्कुल दिख पा रही होगी, 1 मिनट मुझे दीजिए, मुझे भी कन्फर्मेशन हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है आप लोगों को ये स्क्रीन। थोड़ा-सा ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ लाल पैथ लैब्स, मैंने है ना अपने कोहॉर्ट्स में भी बच्चों को एक चीज़ समझाई है। मैं आपको भी आसानी से समझाता हूँ, आप बहुत आसानी से वो चीज़ पकड़ पाओगे। क्या होता है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आइडेंटिफाई द स्केल ऑफ द बिज़नेस। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बिज़नेस कितना बड़ा, कितना छोटा है, ताकि मुझे ये पता चले कि इस बिज़नेस में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। जैसे अगर आप आज डॉक्टर पाथ लैब्स की, वैसे तो हम बता दूँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, आपको बीच में बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। यार मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, है ना? मैं एक टीचर हूँ। मैं जो एनालिसिस है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहीं से कहीं तक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ये आपके माइंडसेट बिल्डिंग के लिए मेरी तरफ से एक एकेडमिक एक्टिविटी है, तो उसको वैसे ही लेना, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं स्केल नापूँ। सर अभी स्केल कैसे नापेगी? तो स्केल ऐसे नापेगी। ये है ना एक ही बार वन टाइम एक्टिविटी है आपके जीवन की। देखो, ₹1400 पे है स्टॉक रिलायंस का, 1400, ठीक है? एंड 1600 का लाइफ टाइम हाई बनाया है स्टॉक ने। अपन ये मान के चलते 52 वीक हाई, ₹1600, हाँ, 1600 का 52 वीक हाई है, ठीक है? मतलब अगर ये स्टॉक 1600 पे चला जावे, तो ये जो मार्केट कैप है ना 18.8 लाख करोड़ की, ये बढ़ के कुछ 20 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो अब 20 लाख करोड़ का फिगर अपने दिमाग में एंकर कर लो, ठीक है? 20 लाख करोड़ का फिगर अपने दिमाग में एंकर कर लो और उस फिगर के हिसाब से इसको कंपेयर करो। तो आपको ये समझ में आएगा कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, है ना, मात्र 1/10 है साइज में, 1/10 भी नहीं, 1% ऑफ द एंटायर रिलायंस इंडस्ट्रीज, मात्र 1% है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। मेरी बात समझ लो, साइज के कंपैरिजन में अगर अपन जाएं तो। दूसरी चीज, एक बार ये हो गया तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस खोलोगे ना, खट्टे से उसकी मार्केट कैप देखो। जैसे अगर मैं एक बिजनेस आपको अभी ओपन करके बताऊं यहां पर, एटर्नल, तो इसकी मार्केट कैप देखो, 2,37,000, 1/10 ऑफ रिलायंस, वन 1/11 ऑफ रिलायंस, वैसा समझ लो आप, 1/8 ऑफ 1/9 ऑफ रिलायंस, ऐसा समझना है अपने। यहाँ से क्या 10 गुना हो सकता है क्या जोमेटो? पॉसिबल ही नहीं है सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। यहाँ से 10 गुना कैसे हो जाएगा? ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा देखिए आगे, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, है ना, क्या करता है पहले यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा। एक बार मैं तो अबाउट सेक्शन पढ़ता हूँ भाई। डॉक्टर लाल पैथ लैब लिमिटेड इज वन ऑफ द India's leading consumer healthcare brand in diagnostic services. It has an integrated nationwide network where patients and healthcare providers are offered a broad range of diagnostic and related healthcare tests and services for use in core testing, patient diagnosis, prevention, monitoring, treatment of disease. The service of DLPL बोले तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड आर एम्ड एट इंडिविजुअल पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स एंड कॉर्पोरेट्स। Largest diagnostic chain. It is the largest diagnostic chain with a pan India presence. The company has 75 years of experience in the field of diagnostics and has served 131 million patients in last 5 years. Oh हो, बहुत होता है भाई, 1 मिलियन 10 करोड़ है, 13 करोड़ लोगों को सर्विस कर दिया बोल रहे, ठीक है? इट टेस्ट its test offer range from basic prevention health packages like Swasth Fit to most advanced investigations, including comprehensive genomic profiling, myeloid testing for hematological malignancies, and amyloid typing solutions. कुछ होता होगा वो समझना पड़ेगा। The company offer a catalog of 385 test panels, 3172 pathology tests, 1455 radiology and cardiology tests. समझ रहे हो आप? 3100 तरीके के पैथोलॉजी टेस्ट कंपनी कर पाती है, 1455 तरीके के रेडियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी के टेस्ट कर पाती है। रेवेन्यू मैक्स अगर देखोगे तो जिसका सबसे बेसिक हेल्थ पैकेज है उससे 24% रेवेन्यू आता है। ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, बेसिक हेल्थ पैकेज। और बी टू सी कंज्यूमर से 74% एंड बी टू बी
हॉस्पिटल्स, फ्रेंचाइज वगैरह से 26% का रेवेन्यू आता है। रीजनल रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो सारा का सारा दिया हुआ है। नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं। 298 लैब्स के थ्रू मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। 6,600 पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं एंड 12,365 पिकअप यूनिट्स हैं। 27 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंप्लीट प्रेजेंस के साथ कंपनी है। ग्लोबल ऑपरेशंस कर रही है कई सारे देशों के अंदर। छोटे देशों के अंदर कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करा है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। FY25 में कंपनी ने 18 नई लेबोरेटरीज एंड 850 नए पेशेंट सर्विस सेंटर्स लॉन्च करे हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब अगर आप देखोगे नीचे आके, ठीक है, तो कंपनी का अगर मैं एक स्केल आपको दिखाऊं मार्केट लीडरशिप पर्सपेक्टिव से, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि मेरे बाद जो मेरा सेकंड कॉम्पिटिटर है ना, वो मार्केट प्राइस में बिल्कुल हाफ है मेरे से, मार्केट कैप में। और थर्ड वाला भी मेरे से मार्केट कैप में हाफ है। तो आई एम ऑलमोस्ट डबल, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत लीप एंड बाउंड से आगे है, बट आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अपन फिर से एक बार स्क्रीनर के ऊपर आएंगे फॉर श्योर, है ना, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट डॉक्टर लालपैथ। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए अगर आप लीडर को समझते हो ना, तो वो आपको बहुत सारी बातें बता देगा उस इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि हर इंडस्ट्री के अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब रेजिस्टेंस है, क्या लिमिटेशंस है ना। और आपको ये समझना पड़ेगा जो लिमिटेशंस है ना, उनके साथ आगे बढ़ते हुए ही आपको अपनी सक्सेस को शेप करना है, कंपनी को ग्रो करना है। और एक लीडर जो है ना, वो लीडर इसीलिए है क्योंकि उसने कंस्ट्रेंट के साथ अलाइन करते हुए सक्सेस अचीव करी है। तो लीडर को अगर मैं पढ़ लूं तो मेरे को पूरी की पूरी इंडस्ट्री समझ में आ जाएगी। स्टडिंग द लीडर रिवील्स इंडस्ट्री, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं लीडर की फाइनेंशियल पोजीशन आपको एक बार में बता दूं, तो भले ही ग्रोथ स्लो है, ग्रोथ कोई बहुत तूफानी ग्रोथ नहीं है, समझना, मियरली 20% ग्रोथ इन 2 years इज वेरी नेग्लिजिबल, बट ग्रोथ है। ये टेम्पररी है कि परमानेंट फॉल है, ये आपको पता चलेगा स्केल से। आप एक चीज समझो, कंपनी का मार्केट कैप मात्र 22-23 हजार करोड़ है। क्या यहां से ये 5x 10x बनने की कैपेबिलिटी रखती है बिजनेस? अब जब फूड डिलीवरी वैसे बिजनेस को तुम 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप दे रहे हो, समझना, पॉसिबिलिटी तो है ना। मैं ये बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कल बन जाएगी कि अगले साल 10x हो रही है, वो पॉसिबल नहीं है। बट क्या ये बिजनेस वैसा है या ये बिजनेस अब डेड हो चुका है? जैसे अगर मैं बोलूं बेबी फूड फॉर सेरेलेक, इट इज डेड। यहाँ से अब 10x नहीं हो सकता सेरेलेक, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बनती है क्या? 1% भी बनती है, सेरेलेक की 1% भी नहीं बनती है ना। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ बचा हुआ है। क्या इंडिया के अंदर आज भी लोगों की अवेयरनेस, सिर्फ बेसिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, बेसिक अवेयरनेस अबाउट डायग्नोस्टिक्स है क्या? बिल्कुल बची हुई है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि मेरा ज्योग्राफी तो मोटा माटे लेवल पे मेरा स्प्लिट बड़ा डाइवर्सिफाइड है। मैं किसी एक रीजन पे डिपेंडेंट नहीं हूं। डेफिनेटली नॉर्थ मेरा लीडर है, बट नॉर्थ के बाद आई एम इक्वली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस, है ना। मार्जिन अगर आप देखोगे तो मेरे मोर और लेस कंसिस्टेंट है। ये एबिडा मार्जिन क्यों बढ़ा है इस बार, ये आपको पता करके आना है, ये आपका असाइनमेंट है जी। आप क्लॉड का यूज करो, ठीक है, आप चैट जीपीटी का यूज करो, आपको जो करना है करो, मेरे को कमेंट में लिख के दो, ठीक है, कि ये एबिडा का मार्जिन क्यों 24 से 28% शूट अप हुआ है, पैट मार्जिन क्यों 12% से 20% हुए, और आरओसी क्यों जंप हुए, क्यों हुए हैं वो बताना है। तो अगर अपन डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में थोड़ा समझे, तो डॉक्टर एस के लाल ने, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, नॉर्थ इंडिया का पहला प्राइवेट पैथोलॉजी लैब था डॉक्टर लाल पैथ लैब, 1949 में, है ना। एंड उसका नाम इन्होंने लिखा था सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी, और 20 साल तक उन्होंने इसको अकेले चलाया, सिंगल 1 पर्सन मैन आर्मी, है ना।
एंड वहां से इन्होंने प्राइवेट डायग्नोस्टिक्स का एक फाउंडेशन रखा इंडिया में। फिर क्या हुआ, 1977 में अरविंद लाल, डॉक्टर अरविंद लाल जो उनके बेटे हैं, वो आए। उन्होंने जब क्विक ओवर करा ना, तो उन्होंने इंडिया का पहला थायराइड और लिपिड प्रोफाइल किडनी टेस्ट लॉन्च करा 1980s में। 1980s के अंदर वो ऑटोमेशन लेके आ गए पैथोलॉजी में, और उन्होंने लैब के सॉफ्टवेयर्स बना दिए लैब्स मैनेज करने के लिए, है ना। एंड फ्रेंचाइज मॉडल क्रिएट करा, और पेशेंट लोड को 60 पर डे से बढ़ा के 1500 पर डे पर लेके गए। डॉक्टर अरविंद लाल के पास एक चॉइस थी। वो डॉक्टर लाल पैथ लैब को एक लाला कंपनी जैसा चलाना चाहते थे जैसे सालों तक चल रही थी, या फिर उसको एक प्रोफेशनलाइज कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ढालना चाह रहे थे। तो उन्होंने लैटर को चुना, ही चोज द लैटर, राइट। एंड द परफेक्ट चॉइस ही मेड वाज टू हायर डॉक्टर ओम मनचंदा। तो मिस्टर ओम मनचंदा को 2005 में हायर करा। वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने प्राइवेट इक्विटी इंजेक्ट करी टाइम पे, ठीक है, और ये पूरा पैसा प्रोफेशनलाइज करने में लगाया गया। टू गो ऑन अ मिशन। व्हाट वाज दैट मिशन? दैट मिशन वाज कि हमको अनडिस्प्यूटेड लीडर बनना है मार्केट का, और एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, टाइमली एंड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। सबके लिए पैसा बनाएंगे। अब ओम मनचंदा जो है ना, वो है स्केलर आदमी। मतलब ये व्यक्ति था जिसने एक्चुअल में एक्स को 5x करा, 10x करा। समझना, ही टुक ओवर एज अ सीईओ इन 2005। डॉक्टर लाल पैथलैब स्टॉक मार्केट में 2015 में लिस्ट होती है, ठीक है। एंड उसके बाद ये बहुत एग्रेशन के साथ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर अपना एक्सपेंशन करते हैं। ये एग्रेशन इतना ज्यादा होता है विद द फोकस ऑन बिजनेस, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एप्स एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, है ना। 78 मिलियन सैंपल प्रोसेस करें फाइनेंशियल ईयर 24 में। 7 करोड़, 78 मिलियन, समझना, ठीक है। 7.8 करोड़, 7 करोड़ 80 लाख सैंपल। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? 7 करोड़ 80 लाख सैंपल प्रोसेस करने के बाद जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो है ग्रोथ। अब है ना, यहां से फ्यूचर की ग्रोथ है ना, इतनी इजी नहीं है। इट वोंट कम फॉर फ्री। कारण क्या है? फ्रेगमेंटेड बैटलफील्ड है, बहुत ज्यादा कमोडिटाइज्ड मार्केट है, हजारों लेबोरेटरीज है, फैमिली ओन्ड लेबोरेटरीज है, अनऑर्गेनाइज्ड है, हाइपर लोकल है, छोटे छोटे ज्योग्राफीज के अंदर है, लो प्राइस पे कंपीट करते हैं, सालों के पास कोई टेक है नहीं, तो खर्चे ज्यादा होते नहीं है। डॉक्टर लाल पैथलैब के पास टेक बहुत हैवी है ना, स्टाफ बहुत हैवी है, स्टैंडर्ड्स बहुत हैवी है, तो हमारे पास खर्चे भी ज्यादा होते हैं। एक लेबोरेटरी अगर मैं खोलता हूँ तो मेरे को क्या स्टैंड अलोन लैब्स, जो छोटी छोटी रमेश सुरेश लैब्स हैं, उनसे क्या हीट फेस करने को मिलती है? बिल्कुल मिलती है। मुझे क्या जो हॉस्पिटल के अंदर अपोलो हॉस्पिटल के अंदर अपोलो लैब, नारायणा हॉस्पिटल के अंदर नारायणा लैब, क्या हीट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। मुझे क्या लो कॉस्ट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से हीट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और इन सब का रिजल्ट ये होता है, ठीक है, कि इतने सारे प्लेयर्स होने के कारण, आप, इतने सारे प्लेयर्स हैं, सब लोग सेम सर्विस दे रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो रेस है ना, वो आके फिर प्राइस पे रुकती है, परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं करता, है ना। नोबडी टॉक्स अबाउट परफॉर्मेंस। तो यार यहां पर ऐसे टाइम पर स्केल करना है ना, दैट हैज बिकम वेरी टफ। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाबू, ठीक है। लेकिन यहां पर है ना, एक चीज ऐसी है जो हमारे हाथ में है। लार्ज सप्लायर्स, जो बड़े बड़े लैब्स है ना, उनके पास एक बेनिफिट है। जब ये बड़े लैब इन्वेस्ट करते हैं रेफरेंस लैब्स के अंदर, टेक के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, है ना, तो ये क्या करते हैं? ज्यादा सर्विसेज दे पाते हैं। ज्यादा सर्विसेज दे पाते हैं ना, समझने, आपको समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आएगा आपको। ज्यादा सर्विसेज जब देते हैं ना, तो डेफिनेटली इनका रॉ मटेरियल परचेज भी ज्यादा होता है, समझना। तो रॉ मटेरियल परचेज ज्यादा होता है,
इस कारण से ये बहुत हेवी बार्गेनिंग करते हैं अपने सप्लायर्स से, और ये हेवी बार्गेनिंग के कारण लंबा क्रेडिट पीरियड ले लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो डॉक्टर लाल पैथ लेबोरेटरीज ऑलमोस्ट नेगेटिव 30 डेज के वर्किंग कैपिटल डेज पे ऑपरेट करती है ना, एंड विजय डायग्नोस्टिक्स तो अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव 50 डेज के इस पे ऑपरेट करता है। ये कैसे हो रहा है? आप तो नगद दे रहे हो, समझना मेरी बात। सामने वाले को आप जब तक टेबल पे पैसा नहीं दोगे, टेस्ट हो रहा है कि आपका खून भी नहीं निकालेगा वो। 10 रुपए का इंजेक्शन भी आपको नहीं लगाएगा भाई खून निकालने के लिए। मेरी बात समझना, ठीक है? तो अब आपने तो पैसा पहले दे दिया, उसने मशीन में इंजेक्शन डाला, ठीक है? मैं आपको कुछ समझा देता हूँ यहाँ पर होता क्या है, ठीक है? रीएजेंसी करके एक कंसेप्ट है। या तो कोई लैब होगी ना, वो लैब के पास इक्विपमेंट जो होंगे, वो या तो उसके ओन्ड इक्विपमेंट होंगे या फिर वो रीएजेंसी इक्विपमेंट होंगे। दोनों में डिफरेंस समझना। ओन इक्विपमेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई ऑन्कोलॉजी मशीन लेके आनी है कैंसर डिटेक्ट करने। कैंसर डिटेक्ट करने की मशीन है, एंड मान लीजिए 7 करोड़ रुपए की आती है। अब अगर मैं 7 करोड़ की मशीन वन टाइम लेके आ जाऊं, तो क्या मेरे पूरे 7 करोड़ रुपए एक ही बार में घुस जाएंगे अंदर? पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए एक बार में घुस, है ना? मेरा पूरा का पूरा कैश फ्लो ड्रेन आउट हो गया। अगर मैं डेट पे ले आऊं तो बड़ा डेट सर पे आ गया। मेरे को ये चीज नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं पता है? सेमेंस, एबॉट, है ना, ऐसे बिजनेसेस के साथ ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है मेडिकल इक्विपमेंट की, इनके साथ एक टाई अप करते हैं, एक डील करते हैं। किस तरह की डील करते हैं, किस तरीके का टाई अप करते हैं? कि आप मशीन दे दो, हम पे पर यूज मॉडल से आपको पैसा दे देंगे। जितने टेस्ट होंगे ना, उतना पैसा आपको दे देंगे। मशीन आपकी, मशीन पे हम पैसा नहीं खर्च करने वाले, डॉक्टर लाल पैथ बोलते। तो क्या होता है पता है? हर टेस्ट का पैसा लेता है। कौन पैसा लेगा? जो मशीन का मैन्युफैक्चरर। अब ये क्या कर रहे हैं? ये लोग है ना, प्री कमिटमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर लाल पैथ लेबोरेटरीज वाले। प्री कमिटमेंट किस तरीके से दे रहे हैं? प्री कमिटमेंट दे रहे हैं ये बोल के कि हम है ना 1 लाख टेस्ट आपसे पहले ही खरीद लेते हैं, आप तो आज ही रेट बोलो। तो इनको बहुत फेवरेबल वर्किंग कैपिटल टर्म्स मिल जाती है। पैसा इनके पास रहता है, काफी अच्छा पैसा रिजर्व्स रहता है, तो ये टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेबोरेटरीज को प्राइम लोकेशंस के ऊपर लगा पाते हैं, है ना? प्लीज अंडरस्टैंड। तो बड़ा ग्रो करो, ज्यादा बेहतर बाय करो और ज्यादा बेहतर कमाओ। ये स्ट्रैटेजी चल रही है। मेरी बात समझिए। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं थोड़ी सी, है ना, तो काफी फ्रेजाइल है। कंपनीज को फोकस करना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। कारण क्या है? इतनी हेवी कंसंट्रेशन रिस्क के साथ आप ऑपरेट नहीं कर सकते, बहुत वल्नरेबल है, ठीक है? और क्या हो गया इसके बाद? नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्ट लिस्ट के बाद कई टेस्ट तो ऐसे हैं जो फ्री में अवेलेबल है पब्लिक। तो हो सकता है कि पब्लिक प्राइवेट से ट्रांसफर हो जाए। फिर एक सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटी है। सप्लाई चेन की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब, आपको डब्बा वाला पता है, जो बॉम्बे के डब्बा वाला है, तो डब्बा वाला को बोला जाता है इनके पास 6 सिग्मा है। व्हाट इज 6 सिग्मा? 6 सिग्मा इज 1 इन 1 मिलियन, 1 एरर इन 1 मिलियन डिलीवरीज। 10 लाख में एक एरर करेंगे। आइडल केस में अगर मैं बोलूं, तो एक पैथोलॉजी के पास कितना स्कोप होता है एरर करने का अकॉर्डिंग टू यू? आई वुड से 0। मतलब अगर उसने 10 लाख सैंपल कलेक्ट करे हैं, तो क्या कायदे से पूरे के पूरे 10 लाख सैंपल्स की हैंडलिंग और डायग्नोसिस एकदम एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए? कारण क्या है? हर किसी के सैंपल में उसका डायग्नोसिस है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस हैंडलिंग कर दी, मिस डायग्नोस हो गया, डिले हो गया, समझना, ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, यू डिडंट हैव द ट्रेन्ड टेक्नीशियन, तो क्या किसी की जान पे बन के आ सकती है क्या? आप मेरी बात समझ रहे हो? इट इज अ बिजनेस कम्स विद अ लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझना।
यहाँ पर एक पीपल की रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इस धंधे में, मतलब स्किल्ड पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, टैब लैब टेक्नीशियंस मिलना, ये आपकी कोर एसेट है और हमेशा इनकी शॉर्टेज रहेगी, है ना? एंड लूजिंग टैलेंट इज़ वेरी कॉमन। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 की एनुअल रिपोर्ट में खुद बोल रही है कि पीपल रिस्क हमारा सबसे बड़ा है, कि कंपनी को चाहिए कि वो रिटेन करके रखे प्रोफेशनल्स, है ना? एंड शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल आर देयर, राइट? मतलब इट इज़ इनेविटेबल। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सीईओ लाइक सोचो। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि ये सब इश्यूज के कारण कंपनी की ग्रोथ बड़ी स्लो चल रही है, फ्रैगमेंट हो चुका है ना, अब ऊपर नहीं जा पा रही है कंपनी, और ग्रोथ कैसे लेके आएगा बिजनेस? तो आप है ना एक सीईओ के जैसा सोचो और मुझे बताओ कि आप इन तीनों ऑप्शंस में से क्या करते? देखो, हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते, ये बात सर्टन है ना? हमें वॉल्यूम पे गेम खेलना है। वॉल्यूम बढ़ाने के मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, कि मैं मेरा ओवरऑल नेटवर्क इंप्रूव कर दूँ। ऑप्शन नंबर 2, ओवरऑल नेटवर्क इंप्रूव कर दूँ मतलब मैं मोर एडवांस्ड टेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड टेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करूँ। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब हम नंबर ऑफ लैब्स सॉरी, उसको इंक्रीज करें, नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स को बढ़ाएं। एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब एक्विजिशन कर लें। मेरी बात समझिए, वो होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब थोड़ा समझना नेटवर्क इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, कि देखो जो इम्पल्स टेस्ट होते हैं ना, इम्पल्स टेस्ट मतलब डायबिटीज, जुखाम, समझना, लिपिड प्रोफाइल, आरबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ये सब हर जगह अवेलेबल है। और जो चीज़ हर जगह अवेलेबल है वो क्राउडेड है। जो चीज़ क्राउडेड है वो प्राइस ड्रिवन है, वहाँ पर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर नहीं सकते। लेकिन जो हार्ड टेस्ट्स होते हैं, डिफिकल्ट टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बोला ट्रोपोनिन, है ना? तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये रेफरेंस लैब के अंदर प्रोसेस होने जाएँगे। तो मैं अगर नीश और कॉम्प्लेक्स टेस्ट्स की कैपेबिलिटीज़ बढ़ा देता हूँ, तो क्या मेरा प्राइसिंग पावर बढ़ेगा, मेरा डिफरेंशिएशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। है ना? अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एडवांस टेस्टिंग तो, ठीक है। सेकंड, ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है? हम ज़्यादा डीप जाते हैं। टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ तक एक्सपेंशन कर रहे हैं। इंडिया में क्या बहुत बड़ा रीजन अभी भी ऐसा है क्या, जो मेडिकली अंडर सर्व्ड है? नहीं है भाई। झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ट्राइबल एरियाज़ इज़ नॉट दैट ईज़िली अवेलेबल, इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो समझना पड़ेगा। तो और इनऑर्गेनिक मतलब क्या है? ओम मनचंदा जी खुद बोलते हैं, आवर टू फोल्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग आवर प्रेजेंस इन वेस्टर्न इंडिया एंड एक्सपैंडिंग इन सदर्न इंडिया थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो हम दो फोल्ड स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। वेस्टर्न इंडिया में हमारी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड साउथ इंडिया के अंदर तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू कैप्चरिंग करेंगे। मतलब साउथ और वेस्ट इंडिया क्या कंपनी के लिए बहुत बड़े और ल्यूक्रेटिव मार्केट्स हैं, है ना? और यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए कंपनी क्या करा है पता है? कंपनी ने, जैसे लाल पैथ लैब ने क्या करा, सबर्बन डायग्नोस्टिक करके एक चेन थी, सबर्बन डायग्नोस्टिक्स मुंबई में, पूरी की पूरी चेन खरीद ली एक साथ। तो क्या एक झटके में पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनको मिल गया क्या प्रेजेंस? जैसे इंदौर में सेंट्रल लैब्स करके एक चेन है, लैबोरेटरी चेन, सेंट्रल लैब्स। अभी छोटे छोटे इंदौर में देखोगे तो पूरे इंदौर जिले में 80 से 100 उसने काउंटर्स बना दिए। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब ने क्या करा, एज इट इज आए पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली। पूरी कंपनी खरीद ली, रातों रात क्या पूरे इंदौर में डॉक्टर लाल पैथ लैब छा गया। दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ, दैट इज व्हाट दे वर डूइंग, राइट? तो इवेंडस ने इसको एडवाइस करा कि सबर्बन डायग्नोस्टिक को एक्वायर करें डॉक्टर लाल पैथ, एंड इसके कारण अगर आप देखोगे तो इनका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो 900
85 करोड़ से गिर के 344 करोड़ हो गया, 640 करोड़ से कम हुआ, 250 करोड़ का टर्म लोन लिया गया और गुडविल जो आई वो 457 करोड़ है। बड़ी गुडविल पे करी है भाई, ठीक है। अगर हम इसका बैलेंस शीट एनालिसिस करें 1 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ना वो अब कंपनी बढ़ा रही है। पहले डिप आया, ये जो डिप आया यहाँ पर आप देखो शार्प डिप है, बट अब बढ़ता जा रहा है। सर ये क्या है? दिस इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये मैंने बनाना सिखाया है तुम लोगों को, नालायकों। फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्लेलिस्ट देखो जाके, है ना। नॉन करंट एसेट अगर आप देखोगे कंपनी के तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। डिप आया था बीच में, बट फिर अगर नॉन करंट अच्छा टोटल नॉन करंट एसेट्स आर कंट्रास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, है ना। नेट इंटेंजिबल्स आर इंक्रीजिंग, यहां से यहां बढ़ गए, ये दैट हैज बीन इंक्रीज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल के कारण ये बढ़ा है नेट इंटेंजिबल 22 में, बट अब वो धीरे 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 कम हो रहा है। टोटल लाइबिलिटीज को कंट्रोल रखा गया है, ठीक है। आप अगर ग्रोथ देखते हो तो ग्रोथ वही जो मैंने बात करी वही सब चीजें। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हो तो मार्जिन जो है वो स्ट्रॉन्ग है ना। आप देखोगे तो प्री कोविड लेवल्स पे वापस आ रहे हैं, कोविड वाले लेवल्स पे, कोविड लेवल्स पे रादर। बीच में एक डिप आया था जब कोविड खत्म हुआ था, सब कुछ ड्रॉप हो गया था, है ना। लेकिन वापस अगर कंपनी ने इतने बड़े बेस को मेंटेन करके रखा है, इट इज समथिंग विच इज फिनोमिनल भाई। एंड फिर कंपनी ने क्या करा, सबर्बन का भी 2025 में सबर्बन को लिक्विडेट कर दिया। सेंट्रल लैब के साथ भी शायद ऐसे ही करेंगे, ऐसे मॉडल के साथ कर रहे हैं। आप बताओ एज अ सीईओ आप क्या चूज करना चाहोगे डॉक्टर लाल पथ लैब्स के साथ? वो अपना ओवरऑल नेटवर्क को इम्प्रूव करे, वो अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ को बढ़ाए, या वो अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ को बढ़ाए? यहाँ पर हिंट है कंपनी को क्या करना चाहिए। कंपनी शुड गो टूवर्ड्स साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ में हम ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, ठीक है। अब कंपनी का पूरा फोकस साउथ और ईस्ट में। अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट खुद बोलता है, शंखा बनर्जी बोलती है, इट इज नॉट दैट वी लुक एट ऑल द ऑप्शंस ऑफ ऑल द काइंड बिकॉज इट इज geographic specific. I think south market is something where we would definitely like to have something which is reasonably large, maybe at least to be a top 3 top 5 player in a given city with slightly large performance platform play, which then we can adopt and grow. Whereas in some of other northeast, maybe even some of part of our west, we are open doing standalone lab acquisitions, which gives us access to some micro markets and other benefit which may not be able to get through our own normal organic business. जो एरियाज डिफिकल्ट हैं वहां पर तो मैं स्टैंड अलोन लैब को, एक सिंगल डॉक्टर की लैब को भी एक्वायर कर लूंगा माइक्रो मार्केट्स के लिए। और साउथ के मार्केट में कंपनी इनऑर्गेनिक जा रही है। ये मेरे को कहाँ से पता चला था? मैं तो कब से बोल रहा हूँ आपको, कौन कॉल से पता चला? ब्रेड एंड बटर है भाई कौन कॉल। ये एआई से मत पढ़वाना, आप खुद ही पढ़ना, ठीक है। समझना मेरी बात। My second question is, Dr. Om, it has almost 2 years now since we consolidate Suburban. So, what would have been key learning, some of the mistakes you want to avoid while going forward, while you prioritize inorganic acquisitions? तो हमने तो कंसोलिडेट हो गए, 2 साल हो गए सबर्बन को, लेकिन आपने कुछ गलतियां करी है जो आप इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में सीखोगे। द वन लर्निंग इज, क्या बोलते हैं, द वन लर्निंग इज वन ऑफ द इवेंट वन मस्ट बी केयरफुल, डोंट गेट कैरिड अवे। कोई इवेंट होता है तो उसमें कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए। We didn't realize that the COVID will suddenly fall so sharply. So I think that's the one. I think the second learning is we must know that it is very strategic for us. The Bombay Maharashtra was very strategic, है ना। तो कभी भी कुछ भी अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट का जो माइंडसेट है वो इन सब चीजों की तरफ है। क्या बोलता है? अग्री विथ यू, एक्चुअली आवर स्ट्रेटेजी इज फेयरली क्लियर, which is that we want to have market access, हमें मार्केट में घुसना है। that can come both organic, which is what tier 3 tier 4 we are kept talking about, and will come through organic means in our strong market. Other market, it's all mergers and acquisition.
I think the last merger and acquisition we did what Suburban 2.5 years back. Our thesis is that okay, if you do 10 M&A, 3, 4 will not work, and other 4, 5, 6 which will work will take care of failures. I think last 3 years valuation have gone through the roof and expectations of even private players was in line. मतलब कंपनी इज गोइंग एग्रेसिव, कंपनी को कोई गुरेज नहीं है मर्जर एक्विजिशन करने की, वो करेगा, खुल के करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना, बिजनेस मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो बिजनेस डेफिनेटली इस समय फंसा हुआ है ना, लेकिन ये ओवरऑल सेक्टर जो है ना, इसमें अभी बहुत मीट, बहुत जूस निकलना बाकी है। ठीक है, एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वेरी डिटरमाइंड। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन ओवर हियर। मैं फिर बता रहा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं रिकमेंडेशन दे ही नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको ये तैयारी करवा रहा हूं कि किसी कंपनी को कैसे देखा जाता है। आप मुझे ये बताओ, ये 50 मिनट का सेशन, 51 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताओ। मैं आपसे मिलता हूं अगले संडे, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।